हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर सर्कल। आज हम अपनी पैथोफिजियोलॉजी सीरीज में एक नया वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसका टॉपिक होगा गाउट। इससे पहले मैंने हाइपरटेंशन पे वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन में उसके लिंक मेंशन कर दूंगा, वहाँ से उसको ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। गाउट देखिए, गाउट एक्चुअली कैसे कैरेक्टराइज होता है। गाउट में हाइपर यूरिसीमिया होता है, यानी कि जो पेशेंट का ब्लड है उसमें यूरिक एसिड के लेवल्स हमें इंक्रीज्ड मिलते हैं। और गाउट में क्या एक्चुअल सिम्टम होता है, वो होता है पेन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट में पेन और इन्फ्लेमेशन यानी कि रेडनेस, पेन, ये होता है गाउट में। और जो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व जॉइंट होता है वो होता है फर्स्ट मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट, जो कि पेशेंट के अंगूठे का जॉइंट होता है, पैर के अंगूठे का जॉइंट। यहाँ पर देखिए, आप मैंने एक बना रखा है एक डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हैं रेडनेस है, स्वेलिंग है, पेन है। अब हम गाउट को डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में, एक क्रॉनिक गाउट, एक एक्यूट गाउट। क्रॉनिक में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम शुरू करते हैं एक्यूट गाउट के बारे में। अब देखिए, जब यूरिक एसिड लेवल्स इंक्रीज्ड हैं पेशेंट के ब्लड में, वो यूरिक एसिड इन्फिल्ट्रेट करता है पेशेंट के सिनोवियल जॉइंट्स में। आप जानते हो नॉर्मली सिनोवियल जॉइंट एकदम क्लियर फ्लूइड होता है, जहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं, और जॉइंट्स इजिली काम करते हैं। अगर वहाँ पे यूरिक एसिड इन्फिल्ट्रेट करके प्रेसिपिटेट कर जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, पेन होगा, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अगर हमें ये मैनेज करना है, अगर हमें पेन रिड्यूस करना है एक्यूट गाउट के केस में, तो हम कैसे करेंगे? तो जो हमारा पहला क्लास ऑफ ड्रग्स है वो है एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं क्या क्या आता है। किट्रोलैक आता है, ब्रूफेन आता है, इंडोमिथासिन आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा हुआ है एक्सेप्ट। दो ड्रग्स हैं एनसेड्स में जिनको छोड़ के बाकी हम यूज कर सकते हैं। वो दो कौन से हैं? पहला है एस्पिरिन और दूसरा है पैरासीटामोल। एस्पिरिन आप जानते हो एक हाइपर यूरिसेमिक एजेंट होता है। अगर हम पेशेंट को एस्पिरिन दे देंगे, बहुत अच्छा पेन रिलीवर होता है, लेकिन अगर हम एस्पिरिन दे देंगे तो उसका यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाएगा और उसका गाउट एग्जेगरेट कर सकता है, जिसकी वजह से हम एस्पिरिन अवॉइड करते हैं। दूसरा है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल आप जानते हो कि बिल्कुल भी इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से हम ये भी गाउट में प्रेफर नहीं करते हैं। इसका एंटीपायरेटिक एक्शन है, एनाल्जेसिक एक्शन है, लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन इसका ना के बराबर है, तो ये भी हम यूज नहीं करते हैं। अगर पेशेंट को एनसेड से फायदा नहीं होगा, तब जब हम ड्रग्स देंगे वो है स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड्स हम ओरल भी दे सकते हैं, और जो दूसरा हमारा मेन जो मैकेनिज्म है यहाँ पर वो है इंट्रा आर्टिकुलर। हम पेशेंट को जॉइंट में जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन है, जिस जॉइंट में, उस जॉइंट में डायरेक्टली इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगाते हैं स्टेरॉइड का, जिससे कि वो एरिया स्पेसिफिक एक्शन करता है और गाउट के सिम्टम्स को रिड्यूस करता है। अगर हम ओरल यूज करते हैं, जैसे कि प्रेडनिसोन यूज कर सकते हैं 30 mg पर डे फॉर 5 days, लेकिन धीरे धीरे हम इसका जो डोज है वो टेपर करके खत्म करते हैं। इसको अचानक से सडनली स्टॉप नहीं किया जाता, क्योंकि फिर इसके बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। अगर पेशेंट को एनसेड्स और स्टेरॉइड्स दोनों से फायदा नहीं होता, तो जो तीसरा जो हम ड्रग यूज करते हैं वो है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन जो है ये मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है एक्यूट गाउट में, लेकिन ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके दो साइड इफेक्ट्स हैं जो काफ़ी सीवियर होते हैं। जैसे कि पहला है सीवियर डायरिया, पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डायरिया हो जाता है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। दूसरा है मायोपैथी, मसल पेन, पेशेंट की पूरी बॉडी में एक तरह का पेन प्रेजेंट करता है। इन दो साइड इफेक्ट्स की वजह से हम कोल्चिसिन को फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते, रिजर्व रखते हैं। अगर उसको एनसेड और एस्टेरॉइड से फायदा नहीं होता, तब हम कोल्चिसिन यूज करते हैं। एक बात और, अगर किसी पेशेंट को कोल्चिसिन से भी फायदा नहीं होता है, तो हम ये फॉर श्योर कह सकते हैं कि उस पेशेंट को वो अटैक गाउट की वजह से नहीं है, किसी और कंडीशन की वजह से उसके जॉइंट में पेन या इन्फ्लेमेशन है। अब हम देख लेते हैं कोल्चिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो आप ये देखिए, ये मैंने जॉइंट बनाया हुआ है, ये सिनोवियल मेम्ब्रेन है। आप देखिए, ब्लड में जब यूरिक एसिड इंक्रीज कर रहा है और ये यूरिक एसिड इन्फिल्ट्रेट करके पेशेंट के जॉइंट में आ गया, तो यहाँ पर जॉइंट में जो सिनोवियल सेल्स हैं उसने इस यूरिक एसिड को इंगल्फ कर लिया है फ्रेंड्स, ये बीच में देखिए। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये एक साइटोकाइन प्रोड्यूस करता है, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, जिसका नाम होता है इंटरल्यूकिन। IL लिखा है मैंने, इंटरल्यूकिन। ये इंटरल्यूकिन रेस्पॉन्सिबल होता है कीमोटैक्सिस के लिए। कीमोटैक्सिस क्या होता है? रिक्रूटमेंट ऑफ WBCs या रिक्रूटमेंट ऑफ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स, जैसे कि इयोसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये WBCs इस जॉइंट के अंदर आएंगे और इवेंचुअली ये इस कॉम्प्लेक्स को अटैक करेंगे, इसको इंगल्फ करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स को, WBCs। फिर ये एक
प्रोड्यूस करेंगे प्रोटीन जिसका नाम होता है ग्लाइकोप्रोटीन। मैंने यहाँ पे जीपी लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पर लैक्टिक एसिडोसिस करेगा, लैक्टिक एसिड को इंक्रीज करेगा, और लैक्टिक एसिड के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर यूरिक एसिड और ज़्यादा प्रेसिपिटेट करेगा। यूरिक एसिड बढ़ता है तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, ये होता है नॉर्मल कंडीशन। अगर हमें ये स्टॉप करना है तब हम ड्रग देते हैं कोल्चिसिन, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कोल्चिसिन इस रिक्रूटमेंट को रोक देता है, जो WBCs का रिक्रूटमेंट है यानी कि कीमोटैक्सिस है, उस पर ब्रेक लगा देता है ताकि WBCs या इन्फ्लेमेटरी सेल्स इस जॉइंट में ना जा पाएं। और दूसरा जो इसका मैकेनिज्म है वो है ग्लाइकोप्रोटीन के रिलीज को इनहिबिट कर देना। जब ये ग्लाइकोप्रोटीन को इनहिबिट कर देगा, लैक्टिक एसिड नहीं बढ़ेगा, यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, इवेंचुअली इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा और गाउट के सिम्टम्स पेशेंट को निजात मिल जाएगी। तो ये मैकेनिज्म होता है कोल्चिसिन का, और ये मोस्ट पोटेंट और मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है एक्यूट गाउट के केस में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा एक्यूट गाउट पूरा हो गया। अब हम देखते हैं क्रॉनिक गाउट। क्रॉनिक गाउट एक्चुअली क्या होता है? आप जानते हो एक्यूट गाउट में तो पेशेंट को यूरिक एसिड इन्फिल्ट्रेट कर गया, उसको सिम्टम्स आ गए। लेकिन क्रॉनिक गाउट में फ्रेंड्स जो यूरिक एसिड का लेवल है वो ब्लड में इंक्रीज होता रहता है फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन उसको जॉइंट्स में इन्फिल्ट्रेट नहीं करता, जिसकी वजह से पेशेंट रहता है एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम नहीं आता। मगर ये इस बात की गारंटी नहीं है कि इन फ्यूचर उसको एक्यूट अटैक नहीं होगा या इन्फिल्ट्रेट नहीं करेगा, जिस वजह से हम इस एक्यूट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए इस पर्सन में ड्रग्स देंगे, इस पेशेंट में ड्रग्स देते हैं। तो जो पहला जो हमारा क्लास है ड्रग का वो है यूरिकोज यूरिक एजेंट्स। अब ये यूरिकोज यूरिक एजेंट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? जैसे कि आप नाम से जान सकते हो, यूरिकोज यूरिक यानी कि यूरिन में यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कराने वाले एजेंट। पहला क्या है? प्रोबेनेसिड, दूसरा है सल्फिनपायराजोन, तीसरा है बेंजब्रोमेरोन और चौथा है लेजिन्यूरैड। ये 4 ड्रग्स यूरिकोज यूरिक एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं, यूरिक एसिड को बाहर से बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब देखिए एक बात बताइए, अगर यूरिक एसिड पेशेंट की किडनीज के थ्रू पास कर रहा है तो उसको क्या एडवाइस देनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। आप ज़्यादा पानी पियोगे तो ये यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होंगे ये यूरिन में सीधे पास आउट हो जाएंगे, यूरिक एसिड पास आउट हो जाएगा। अगर पानी कम पिएंगे ये ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं यूरिक एसिड का किडनी में। अगर यूरिक एसिड में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो फिर क्या होगा? यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन हो सकते हैं पेशेंट को। अगर यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन होंगे तो ये एक और पेनफुल कंडीशन बनेगी, जिसकी वजह से हम प्लेंटी ऑफ वाटर एडवाइस करते हैं। दूसरा चीज़ पेशेंट की फ्रेंड्स की अगर किसी पेशेंट में रीनल फेलियर है, इसका मतलब अगर उससे किडनीज ऑलरेडी काम नहीं करते हैं तो हम कोई भी ड्रग दें, कुछ भी करें, ये जो यूरिक एसिड है ये एक्सक्रीट ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो रीनल फेलियर की कंडीशन है, उसकी किडनीज ही काम नहीं करते। उस केस में हम जो दूसरा क्लास यूज करते हैं ड्रग्स का वो क्या है? डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिक एसिड। हम यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को ही कम कर दें। इसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि यूरिक एसिड बनता कैसे है। इसके लिए हम यहाँ देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम जो प्रोटीन्स इनटेक करते हैं, खाना खाते हैं, प्यूरिन्स डाइट लेते हैं, उनसे उनको मेटाबोलाइज करके एक केमिकल बनता है, एक कंपाउंड बनता है ज़ैंथिन, और ज़ैंथिन का ऑक्सीडेशन होता है, एंजाइम होता है ज़ैंथिन ऑक्सीडेज, उससे बनता है यूरिक एसिड। यही यूरिक एसिड गाउट का सिम्टम प्रोड्यूस करता है। अगर हमें इसको बनने से रोकना है तो हमें ज़ैंथिन ऑक्सीडेज के एक्शन को इनहिबिट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने ड्रग्स बनाए हैं एलोपिरिनॉल और फेबुक्सोस्टैट। ये देखिए, डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड में क्या ड्रग्स हैं? एलोपिरिनॉल और फेबुक्सोस्टैट। तो ये ड्रग्स क्या करते हैं? ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करते हैं, जिससे यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। इवेंचुअली गाउट के सिम्टम्स भी रुक जाते हैं। और आप यहाँ पे देखिए, मैंने एक चीज़ लिखी हुई है कि दिस मैकेनिज्म शुड ऑलवेज बी डन बिफोर द एक्यूट अटैक, नेवर रिड्यूस यूरिक एसिड लेवल्स ड्यूरिंग द एक्यूट अटैक। हमें जब भी यूरिक एसिड के लेवल्स को डिक्रीज करना है तो वो हम नॉर्मल सिचुएशंस में करेंगे, जब पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हैं। यदि हमने यूरिक एसिड के सिम्टम लेवल्स को एक्यूट अटैक के दौरान कम करने की कोशिश करी तो इवेंचुअली ये जो कंडीशन है गाउट की, ये एग्जैगरेट कर जाती है। ये मैं आपको भी बताऊंगा कैसे होता है, क्यों हमें ड्यूरिंग द एक्यूट अटैक ये नहीं करना चाहिए, ये ड्रग्स नहीं यूज करने चाहिए, और ये मैं आपसे भी बाद में बात करूंगा। और एलोपिरिनॉल, इसमें जो प्यूरिन वाला कंपाउंड है, जो इसके स्ट्रक्चर में प्यूरिन है, प्यूरिनॉल आप देख सकते हैं, इससे किसी पेशेंट को एलर्जी होती है। तो अगर कोई पर्सन इससे एलर्जिक है तो उसमें हम ड्रग यूज कर लेते हैं फेबुक्सोस्टैट, और ये इवेंचुअली यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को कम करता है, जिससे कि गाउट के सिम्टम्स या एक्यूट अटैक के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। जो हमारा लास्ट क्लास है इस क्रॉनिक गाउट के मैनेजमेंट में,
वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ द यूरिक एसिड। अब आप जानते हो, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ह्यूमंस में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो प्यूरिन से ज़ैंथिन, ज़ैंथिन से यूरिक एसिड होता है। इसके बाद कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यूरिक एसिड से कंपाउंड बन रहा है एलेंटोइन। ये एलेंटोइन बन रहा है यूरिकेज एंजाइम की वजह से। कौन सा एंजाइम है फ्रेंड्स? यूरिकेज। और ये किस में पाया जाता है? बर्ड्स में पाया जाता है। तो हम ह्यूमंस ने क्या किया, हमने ये एंजाइम एक्सट्रैक्ट कर लिया बर्ड्स में से, जिसकी वजह से बर्ड्स को कभी गाउट नहीं होता है, क्योंकि बर्ड्स में यूरिक एसिड नहीं रुकता, वो एलेंटोइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ह्यूमंस ने यूरिकेज को यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया और डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से 2 नए ड्रग्स बनाए, जिसमें कि पहले ड्रग का नाम है रासब्यूरिकेज। आप देखिए यूरिकेज यहाँ पे वर्ड है, रासब्यूरिकेज, जो कि एक रिकॉम्बिनेंट यूरिकेज एंजाइम है, जो ह्यूमंस में भी यूरिक एसिड को फर्दर मेटाबोलाइज कर देता है और यूरिक एसिड के लेवल्स को कम कर देता है ब्लड में, जिससे कि क्रॉनिक गाउट के चांस, एक्यूट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा जो हमने एक ड्रग बनाया है उसका नाम है पेग्लोटिकेज। देखिए यहाँ पर भी इकेज यूज हो रहा है, ये भी एक यूरिकेज एंजाइम है, लेकिन इसके आगे लिखा है पेग, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, पेग्लोटिकेज। ये पेग लगाने की वजह से, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल लगाने की वजह से ये ड्रग बन जाता है लॉन्ग एक्टिंग। इसका मतलब हमें इस ड्रग के बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट डोजेस नहीं लेने पड़ते, एक बार लेने से ही हमारा काफ़ी लंबा इफेक्ट रहता है इस वाली ड्रग की वजह से। तो अब मैंने आपको अभी ये बताया कि ये जो यूरिक एसिड रिड्यूसर्स हैं, जो रिड्यूस करते हैं फॉर्मेशन को, इन्हें हमें एक्यूट अटैक के दौरान क्यों नहीं देना चाहिए? अगर अटैक है किसी पेशेंट को, सिम्टम्स आ रहे हैं किसी पेशेंट को, तब हमें ये क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए? तो आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सपोज अगर किसी पेशेंट को, ये मैंने एक जॉइंट बनाया, ये इसकी सिनोवियल मेम्ब्रेन है, ये ब्लड वेसल है, ये टिश्यूज हैं जो बॉडी टिश्यूज होते हैं। अब अगर हम अटैक के वक्त जब यहाँ पे सिम्टम्स आ रहे हैं, तब अगर हम ब्लड में यूरिक एसिड को कम कर देंगे फ्रेंड्स, अगर हम यूरिक एसिड को कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो टिश्यूज में और ब्लड लेवल में एक ग्रेडियंट बन जाएगा। यानी कि टिश्यूज में यूरिक एसिड ज़्यादा है, टिश्यूज में यूरिक एसिड ज़्यादा है और ब्लड में यूरिक एसिड कम है, तो इस केस में यहाँ से यूरिक एसिड निकलने लगेगा और ये ब्लड की तरफ मूव करेगा। और ब्लड की तरफ मूव करते वक्त जब यहाँ पे आप देख सकते हैं अटैक है एक्यूट गाउट का, और ये जो यहाँ पर जो चैनल्स हैं ये ओपन है, यहाँ पे जो डोर्स हैं वो ओपन है यूरिक एसिड के लिए, तो ये यूरिक एसिड जॉइंट्स में भी प्रेसिपिटेट करेगा, जिसकी वजह से ये कंडीशन और ज़्यादा वर्सन हो जाएगी। इसलिए हम ड्यूरिंग एक्यूट अटैक कभी भी जो एलोपेरिनॉल या फिब्यूक्सोस्टैट जैसे ड्रग्स हैं वो ड्यूरिंग अटैक नहीं यूज़ करेंगे। ऑलवेज यूरिक एसिड लेवल्स को तभी कम करेंगे जब ये अटैक ना चल रहा हो, नॉर्मल क्रॉनिक गाउट में, जब ब्लड में इसके लेवल्स इंक्रीज हैं लेकिन पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है। तो ये हमारा गाउट का टॉपिक आज पूरा होता है। मैंने लगभग सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश की हैं। आप इसको देखिए, अगर कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट डाउन करिए, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।